गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बेटा 200 पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी फसलों की भरमार, यानी ज्यादा मात्रा में फसलों का उपजाना। पर्याप्त मात्रा में फसलें उपजाई जाती थी उस समय पर, बहुत प्रकार की खेती ऊपर होती वाला थी, तो टॉपिक उनकी दोबारा बता दो। ये बेटा ये सिंचाई तकनीक वाला। नहीं सर, ये ऊपर जो पैराग्राफ है वैसे तो खेती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिएगा बेटा, देखिए वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। यानी ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि उस समय तकनीकी कौशल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तकनीकी कौशल ये लोग जानते थे। पशु बल का बहुत ज्यादा यूज करते थे, जैसे कि रहट के द्वारा पानी निकालने का जो तरीका है कुएं से, तो वो एक इस तरह की तकनीक थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल का दिया जा सकता है, जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। यानी लकड़ी के हल की विशेषता बताई हुई है कि लकड़ी का हल वजन में हल्का था और उस पर लोहे की फाल लगा करके खेती की जुताई करना आसान हो गया था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो गया था, और पशु भी इतना परेशान नहीं होता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, क्योंकि इनमें वजन कम था, इसलिए कम वजन वाले हल ज्यादा गहराई तक मिट्टी की जुताई नहीं कर पाते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। अब मान लीजिए कोई गहराई तक जुताई वाले हल का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं आगे मिट्टी की गुड़ाई साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले तार काम में लाए जाते थे। यानी मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए, गुड़ाई का मतलब होता है नीचे की मिट्टी को ऊपर लाने के लिए, ये इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। साथ साथ निराई के लिए, निराई होती है बेटा जो खरपतवार जो एक्स्ट्रा उग जाता है उसके लिए होता है, कि जो बहुत बेकार के पौधे फसल के साथ में उग जाते हैं उनकी निराई करनी पड़ती है, खरपतवार उखाड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो उसके लिए ये लकड़ी के मूठ वाले, यानी जहां से पकड़ना होता है हल को वहां तक वो लकड़ी का होता था, और फिर लोहे के पतले धार उसमें लगाने के बाद उससे निराई का काम करते थे। अब अगले टॉपिक पे आइए आप, फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती करते थे। सर एक खरीफ जो कि, बोलो बेटा, बोलिए। सर ये जो यस बोलो। बाबर था ये तो पर्शियन लैंग्वेज थी इसकी, तो पर इसकी तो बाबर हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज कट गई बेटा, दोबारा से सर ये जो रिपीट करो। बाबर की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, तो इसने जो अपनी हाँ बाबर हाँ नामा लिखी है वो तुर्किश में क्यों लिखी है? बेटा, तुर्की का भी विद्वान था, ये जानकार था तुर्की का भी, इसलिए वो दोनों में से किसी में भी लिख सकता था। लेकिन ये तुर्क क्षेत्र, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता था, ये तुर्क लोग होते थे। ये अफगानिस्तान से भी, अफगानी भाषा भी इसको आती थी, फारसी भाषा भी इसको आती थी, समझ गए।
ओके सर। ये तुर्क, बेटा तुर्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मोहम्मडन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं आज भी, जिसको टर्की के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे देखो मौसम के दो चक्र के बारे में देख रहे हैं। दो तरह की खेती उस समय करते थे, जैसे कि आज भी ज्यादातर दो ही तरह की होती है, एक खरीफ के मौसम की, दूसरी रबी के मौसम की। जो खरीफ का मौसम है उसमें पतझड़ होता है, रबी का मौसम है उसमें वसंत ऋतु रहती है। वसंत ऋतु जिसमें आपने देखा हो नए नए फूल खिलने लगते हैं बसंत ऋतु में। पतझड़ ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ की ऋतु कब आती है? ये अप्रैल मंथ के खास तौर पे मार्च या अप्रैल के दौरान आती है। और जो रबी का मौसम है वो आपके अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी। यानी एक तो सूखे इलाके में दो फसलें नहीं होती थी, एक बंजर इलाके में दो फसलें नहीं होती थी, वहां सिर्फ मुश्किल से एक उगाते थे। लेकिन जिन इलाकों में थोड़ा बहुत पानी की पूर्ति हो जाती थी या फिर जमीन अच्छी थी, उनके अंदर दो फसलें उगाने का प्रावधान ये लोग रखते थे। जहां बारिश और सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में तीन फसलें भी उगाई जाती थी। यानी वर्षा होती थी, सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में वहां पर मौजूद थे, तो वहां कितने प्रकार की फसलें होती थी? तीन प्रकार की फसलें। जैसे कि आज हम पंजाब के अंदर देख सकते हैं कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम जो सिंचाई के संसाधन मौजूद हैं, जैसे नहरें वगैरह निकाली गई हैं। जो वेस्टर्न यूपी है इसके अंदर कुओं का ज्यादा प्रावधान हम देख पाते हैं, इसलिए सिंचाई का बहुत अच्छा संसाधन है। हरियाणा में भी कोई कमी नहीं है। तो इस तरह का, क्योंकि ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास सिंचाई के साधन ऑलरेडी हैं। तो उस समय भी ऐसा था कि सिंचाई के साधन जहां पे थे या फिर वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो जाती थी तो तीन फसलें भी उगाने का वहां पर इस तरह का कि एक तरह से प्रावधान होता था। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। भारी विविधता का मतलब होता है उनमें डाइवर्सिटी थी, अलग अलग प्रकार की फसलें होती थी। बंजर इलाके में क्योंकि एक ही फसल होती है, मैदानी इलाके के अंदर दो फसलें होने का प्रावधान यहाँ पे है। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर कृत्रिम सिंचाई के संसाधन अवेलेबल थे, उनके अंदर तीन फसलों का भी पता चलता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की विविधता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है। आइन क्या है? आइने अकबरी, उसका शॉर्ट रूम टाइप की जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो उगाई जाती थी। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। दिल्ली के अंदर कितना होता था? 43 फसलें उगाई जाती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी बंगाल में। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो वैरायटी का सिस्टम है ये तो उस समय भी पर्याप्त मात्रा में होता था। यहाँ 39 किस्मों की का पता चल रहा है। आगरा के अंदर 39 प्रकार की फसलें होती थी। दिल्ली के क्षेत्र में 43 प्रकार की फसलों की पैदावार होती थी। और बंगाल के अंदर चावल की 50 किस्में, यानी इतने टाइप के चावल वहां पे उगाए जाते थे, जो कि बहुत एक तरह से एडवांस तरीका मान सकते हैं हम उसमें। इसमें एक एडवांस तरीका हम मान सकते हैं। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ खेती गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जीन से कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। लफ्ज होता है बेटा शब्द, जिनसे कामिल होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फसलें, उन्हें जिनसे कामिल बोला जाता है। तो यानी दैनिक आहार की जो खेती होती है या रोजमर्रा की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उगाई जाती है, उसको हम मतलब एक तरह से पशु चारे का पैदा करना, बाजरा बोना, ज्वार बोना, तो इसके लिए हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैमरा ऑफ हो रहा है आज, क्या बात है? कोई क्या डिफेक्ट हो सकता है इसमें? ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। सर वो जाने दो, हमारे पास बुक है। हाँ बुक, बच्चा तो नहीं कर रहा है कोई ऐसा? आपके पास ऑप्शन होता है इसको मतलब ऑफ करने का या ऑन करने का? नहीं है सर। आपके पास नहीं है तो फिर ये वैसे ही हो। चलो कोई बात नहीं, आप तेरा नाम भी दिखा, वो बालक दिखा दे।
देखिए बेटा, हम जिनसे कामिल तक बता चुके हैं। जिनसे कामिल को सर्वोत्तम प्रकार की फसलों को बोला जा जिनसे कामिल बोलते थे उस समय पर। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे, यानी जिनसे इनकम का सोर्स बढ़ता है, यानी जिनसे ज्यादा मात्रा में इनकम किसान की बढ़ती है, उसे बोला जाता है। क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था। मान लीजिए तंबाकू की खेती है, या फिर कपास की खेती है, गन्ने की खेती है, तो ये जिनसे कामिल की खेती कहलाती थी उस समय। ज्यादा मात्रा में इनसे टैक्स का कलेक्शन राज्य का रहता था। मुगल राज्य को काफी कमाई होती थी। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी। याद रखिए, जिनसे कामिल पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में कि जिनसे कामिल किसे कहा जाता है, तो सर्वोत्तम प्रकार की मुगल की जो फसलें होती थी उन्हें जिनसे कामिल कहा जाता था। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, क्योंकि आज भी उसी इलाके में ज्यादा हम देखते हैं कपास की बेहतर क्वालिटी वहीं पे पैदा होती है, जैसे गुजरात का इलाका, या फिर महाराष्ट्र का, या फिर मध्य प्रदेश का। और उस इलाके के अंदर, दक्कन के पठार के अंदर पर्याप्त मात्रा में कपास उगाई जाती है, क्योंकि वहां पर चिकनी मिट्टी का प्रसार देखने को मिलता है। जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था, क्योंकि उस समय वहां पर गन्ने की खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी। आज गन्ना यूपी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, पंजाब भी गन्ना उगाता है, और ये जो बिहार है उसमें भी गन्ना उगाया जाता है। तिलहन और जैसे जो सरसों है, जिससे जो तेल वगैरह का उत्पादन होते हैं, दलहन जिसे दालों की फसल को बोला जाता है, दलहन भी नकदी फसलों में आती थी, यानी इनसे इनकम का सोर्स बढ़ रहा था, तिलहन फसलों से और दलहन फसलों से। तिलहन फसलें कैसी होती हैं? सरसों है, तोड़िया है, अरंडी है, अलसी है, इस तरह की जो फसलें जिनसे तेल निकलता है, जैतून है। और जो दलहन है, जिसके में दालों की प्रकार की जो भी अरहर है, या फिर मसूर है, मूंग है, इस तरह की जो दलहन दालें होती हैं, उनकी फसल को कहा जाता है दलहन। इनसे इनकम का सोर्स बढ़ता है, क्योंकि ये सस्ता नहीं बिकता है। इससे पता चलता है कि औसत किसान की जमीन पर किस तरह से पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये दो तरीके का उत्पादन यहाँ पे बता रखा है कि पेट भरने के लिए उत्पादन कैसा कह रहे हैं, जो पशु के चारे के लिए जो फसल बोई जाती है, बाजरा बोया जाता है, ज्वार बोई जाती है, तो फसल के चारे के लिए होती है। और जो व्यापार के मकसद से उगाई जाने वाली फसलें हैं, जैसे गन्ना है, वो व्यापारिक फसल के तौर पे जाना जा सकता है। तिलहन फसलें, दलहन फसलें व्यापारिक फसलें कहलाती हैं, और कपास और गन्ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर ध्यान दीजिएगा, कृषि कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई, और 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर यह पता लगाया गया कि कृषि की समृद्धि से आबादी की बढ़ोतरी हुई। जब लोगों को रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो लोग कृषि करने के लिए किसी एक क्षेत्र में एकत्रित होने लगते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे किसान के पास में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न रहेगा, किसी चीज की उसको कोई कमी महसूस नहीं होती है, तो वह अपने परिवार को भी बढ़ाता है। तो कृषि उत्पादन के अंदर वैसे भी हम देखते हैं कि कृषि में ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी उस समय, क्योंकि ये तकनीकी कौशल का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करते थे, और ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसलिए कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय में जितने भी लोग लगे हुए थे, उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर आर्थिक इतिहासकारों ने सर्वे करके पता लगाया गया उस समय के दौरान कि भुखमरी और महामारी भी आ गई थी, जिसकी वजह से काफी लोग मारे भी गए थे। लेकिन 1600 से 1700 की अवधि के दौरान 5 करोड़ आबादी देश की बढ़ गई थी, और 200 वर्षों के दौरान यह करीब 33% उस समय तक बढ़ चुकी थी। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची, यानी कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो दूसरे क्षेत्रों से हमारे क्षेत्र में पहुंची हैं। जैसे मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया, यानी ये लोग कहां बोया जाता था मक्का? अफ्रीका महाद्वीप में उगाते थे, और स्पेन देश के अंदर उगाते थे, जो कि यूरोप में पड़ता है। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। अब इसका धीरे धीरे करके इसका प्रचलन जब भारत में हुआ, तो भारत में भी इसको पर्याप्त मात्रा में उगाया जाने लगा, और मुख्य फसलों में ये शामिल हो गई। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। यानी ये नई दुनिया कहां है?
यहाँ पर बेटा टमाटर, आलू और मिर्च जैसी फसलें जो हैं ये हमारे इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। ये भी यूरोप जैसे देशों, यूरोप जैसे महाद्वीप से और एशिया के दूसरे क्षेत्रों से हमारे देश में पहुंची हैं। इसी तरह से अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए, यानी उसी क्षेत्र से जिस क्षेत्र से टमाटर, आलू और मिर्च वो अमेरिका के क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उस समय होता था, तो धीरे धीरे करके उस क्षेत्र से अपने यहाँ पे पहुंच गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके की फसलें जो दूसरे क्षेत्र से हमारे ग्रामीण समुदाय, अगला टॉपिक। ग्रामीण समुदाय का मतलब है रूरल बैकग्राउंड इलाके के अंदर किस तरीके की कम्युनिटीज रहती थी, कैसे लोग थे, क्या व्यवसाय करते थे। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, क्या यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नजर डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। यहां हम ध्यान देंगे कि कृषि उत्पादन के अंदर किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी होती थी। मुगल समाज के अंदर कृषि के संबंध कैसे थे, कृषकों का आपस में संबंध, मजदूरों का संबंध कैसा था, समाज के अंदर ये हम उनकी कम्युनिटीज पर नजर डालते हैं, कौन कौन से समूह उस समय रहते थे, तो उससे पता चलता है कि उनके रिश्ते कैसे थे, उनके बीच झगड़े होते थे तो वो झगड़े कैसे होते थे। हम पहले देख चुके हैं किसान अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, यानी किसान को अपनी जो जमीन पर उसको ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती थी। साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, यानी किसान जो है सामूहिक रूप से ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे, क्योंकि गांव में ही रहते थे, ये शहर में नहीं रहते थे। तो सामाजिक अस्तित्व कहां से बिलोंग करता है, ग्रामीण क्षेत्र से, देहात से बिलोंग करता है। इस समुदाय के 3 घटक होते थे। एक पहला घटक जो है खेतीहर किसान, दूसरा जो घटक है पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है उसे बोला जाता है, और गांव का मुखिया जिसको मुकद्दम या मंडल उस समय बुलाते थे। यानी हमारे देश के अंदर अगर हम देखें कि पंचायत और मुखिया जो है, मंडल जो है, जिनको हम मुकद्दम बोलते हैं, ये मुगलों के समय से चला आ रहा है। यानी कितने पुराने समय से हमारे देश के अंदर इस तरह के सामाजिक जो संगठन है वो अस्तित्व में आए हैं। अब उससे आगे चलिएगा, यहां चर्चा कीजिए में देखिए, इस अनुभाग में खेती संबंधित जिन क्रियाकलापों और तकनीकों की चर्चा हुई है उनमें से कौन कौन सी अध्याय 2 में वर्णित तकनीकों और क्रियाकलापों से मिलती जुलती हैं, कौन कौन से भिन्न हैं। यानी अध्याय 2 का मतलब यहां पे कौन से अध्याय की बात की जा रही है, मौर्य साम्राज्य की बात की जा रही है। उस समय के दौरान में फसलों को किस तरीके से पानी देते थे, जैसे कुओं का प्रबंध होता था, जलाशय का प्रबंध होता था, खेती करने के लिए लोहे का फाल वो भी यूज करते थे, और उन्होंने कृषि का उत्पादन इसकी वजह से बढ़ा लिया था और खेती का क्षेत्र भी बढ़ा लिया था, क्योंकि जो दोआब क्षेत्र होते थे उनके अंदर जो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र होते थे उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ क्षेत्र हुआ करते थे। मुगल साम्राज्य के दौरान भी ऐसा था और उससे पहले मौर्य साम्राज्य के दौरान भी ऐसा था, लेकिन उसके समय की और आज के समय की यानी मुगल साम्राज्य की काफी परिवर्तन आ चुके थे। अब मुगल साम्राज्य में बोए जाने वाली फसल का क्षेत्र जो है वो रकबा बढ़ चुका था। आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें पंजाब के गांव को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप ऊंटों के काफिले को और यहाँ पर बैठे हुए लोगों को आप देख पा रहे होंगे, और पीछे बिल्डिंग भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। ये जैसे महिलाएं हैं अनाज कूटने का काम कर रही हैं, जैसे जो पुरुष हैं वो जैसे पशुओं से दूध निकालने का काम कर रहे हैं, या बच्चों को देखभाल के लिए महिलाएं अपना काम कर रही हैं, वहां भी योगदान उनका चल रहा है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि इस समूह के अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधि होते हुए आप देख सकते हैं। इस चित्र में देख के आप समझ लेंगे, आप देख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर रही हैं। गांव की वास्तुकला का वर्णन करें, गांव में किस तरह के भवन होते थे। यहाँ अगर हम वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर एक किला दिख रहा है पीछे की साइड,
जो कि हमें ये बयान करता है कि यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य भी हुआ करता था, लेकिन ज्यादातर कच्चे मकान हुआ करते थे। लेकिन हम इसमें ये बात भी नहीं कह सकते कि गांव में ये किला बना हुआ है तो ये गांव के लोगों के काम आया होगा। गांव के लोगों के काम तो नहीं आया होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह के किले बनते थे और ये अपनी हदबंदी पर बनाए जाते थे, यानी बाउंड्री पर बनाते थे, और इसमें सैनिक रहा करते थे। वो हिफाजत करने का या सुरक्षा करने का काम, ये लोग आम जनता की हिफाजत करने का काम करते थे। जाति और ग्रामीण माहौल, जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूह में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। यहाँ पर जाति और विभिन्न प्रकार की जो अन्य जातियां हैं उनमें आपस में भेदभाव पाया जाता था। खेतीहर किसान भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसे निम्न कास्ट, निम्न माना जाता था, उसका दर्जा निम्न माना जाता था, जो खेतों की जुताई करने वाले थे। तो खेतों की जुताई कौन करता है? किसान ही करते हैं। उन्हीं में से एक ग्रुप को ये लोग निम्न समझते थे और खेतों में ये लोग मजदूरी भी करते थे। खास तौर यहां पर हम देख पा रहे हैं ये दर्जा दिया गया है। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीचे समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को निम्न दर्जे का काम करने के लिए दिया जाता था, जैसे पशुओं की चमड़ी उतारने का काम है वो कुछ लोगों को दिया गया था। इस तरह से वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनको काम बढ़िया नहीं मिला था। ऐसे लोग अवेलेबल थे उस समाज के अंदर। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी क्योंकि उस समय जनगणना कोई नहीं कराता था, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था। यानी गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो उच्च जाति के लोग कम थे और निम्न जाति के लोग ज्यादा थे। यहां ये पता चलता है इनके पास संसाधन सबसे कम थे। यानी जो लोग खेती की जुताई का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, उनको निम्न समझा जाता है। इनके आबादी में ज्यादा थे, ये संसाधन इनके पास कम थे। और ये तो आज भी होता है, अगर किसी जाति की संख्या आबादी के हिसाब से हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे पास संसाधनों की कमी है। ऐसे ही दूसरे देशों को अगर हम देखते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या रसिया, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती, जनसंख्या की वहां पर कमी है और संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है वहां पर। हमारे यहां पर उल्टा है, जनसंख्या अधिक होने की वजह से संसाधनों में कमी पाई जाती है। इनके पास संसाधन कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की होती थी। यानी इसकी तुलना किससे की गई है? मॉडर्न इंडिया में दलितों से की गई है। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। यानी मुसलमान समुदाय के अंदर भी कुछ लोग हलाल खोर होते थे। हलाल खोर का मतलब होता है जो पशुओं को काटने का काम करते हैं, जो मांस विक्रेता हो सकते हैं, मांस बेचने का काम कर सकते हैं, तो उनको गांव से बाहर रहना होता था। इसी तरह से बिहार में मल्लाह जादाओं अर्थात नाविकों के पुत्र, यानी जो नाव चलाने वाले बेटे, उनके बच्चे हैं, उनका बेटा या बेटी, उनको नाविकों के पुत्र को मल्लाह जादा कहा जाता था। इसकी तुलना दासों से करते थे। यानी इन लोगों को एक तरह से दास माना जाता था। कहां पर? बिहार में मल्लाह जादाओं को, यानी निम्न दर्जा का मानते थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खोरान लोगों को, जो विभिन्न प्रकार के पशुओं की कटाई का काम करते थे। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था कि जाति में अगर जाति ऊंची है तो वो लोग गरीब नहीं मिलेंगे, अगर जाति नीची है तो वो गरीब मिलेंगे। सामाजिक हैसियत का पता लग जाता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं होता था। कुछ ऐसे भी समुदाय थे जो बीच के समुदाय में बिलोंग करते थे। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई, मारवाड़ कहां है? राजस्थान के अंदर। मारवाड़ी भाषा, उसमें लिखी गई ये किताब राजपूतों की चर्चा के किसानों के रूप में करती है कि राजपूत जो हैं एक किसानों के रूप में भी काम करते थे। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, राजपूत भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। यानी राजपूतों को ऊंचा दर्जा मिलता था। मारवाड़ी पुस्तक में यह बात पता चल रही है, और जाटों को उनसे निम्न दर्जा मिलता था। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन यूपी के इलाके में गौरव समुदाय ने किया। राजपूत होने का दावा किया कि हम लोग राजपूत हैं, यूपी के वृंदावन इलाके में, जहां पर कृष्ण के लोग, कृष्ण के भक्त बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, यानी जमीन की जुताई का काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने
राजपूत समुदाय का होने का दावा किया। पशुपालन बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। यानी पशुपालन में लाभ था, बागवानी करते थे, इसके अंदर अहीर, यादव जो है, गुज्जर और माली, ये तीनों कास्ट जो है सामाजिक सीढ़ी के अंदर, यानी इनका जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर उठ गया। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और केवर्त भी किसानों की सामाजिक स्थिति पाने लगी। किन इलाकों में? पूर्वी इलाकों में। पूर्वी इलाके कौन से हैं? उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है। इन इलाकों के अंदर पशुपालक होते थे, पशुपालन का काम करने वाले, या मछुआरे होते थे जो समुद्र तट के किनारे पर रहते हैं, आंध्र प्रदेश के आसपास या तमिलनाडु के किनारे पर। तो उन लोगों को सदगोप और कैवर्त जो लोग होते थे, उन्होंने भी किसानों के बराबर सामाजिक हैसियत उनको मिलने लगी, उनके बराबर सम्मान उनका होने लगा। यहां तक आप इसे पढ़ें, इसको रिवाइज करें। एक बार इस भ्रष्ट मंडल को जरूर समझ लें। भ्रष्ट मंडल क्या है? भ्रष्ट मंडल अक्सर ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भ्रष्ट नाम से ही पता चल रहा है। मंडल अपने आप में गांव के अंदर मुखिया को कहा जाता था। भ्रष्ट मंडल उसे कहते थे जो मुख्यतः उन पर आरोप लगे हुए थे कि पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे। गांव का जो हिसाब किताब होता था, जो टैक्स जमा करना होता था, जो किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था, उसमें हेरा फेरी कर देते थे। और यह भी कि वे अपनी जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। यानी उनके पास जो जमीन होती थी, भ्रष्ट मंडल के पास, गांव के मुखिया के पास, वो अपनी जमीन पर टैक्स को कम कर देते थे और छोटे किसानों पर टैक्स का वजन लाद देते थे। उसे भ्रष्ट मंडल कहा गया है। गांव के मुखिया का काम ये ऐसा था कि ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करते थे, पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देते थे, अपनी जमीन पर टैक्स को कम करके लिखवा लेते थे और छोटे किसानों पर उसका एक्स्ट्रा वजन बढ़ा लेते थे। इस प्रकार ये टॉपिक जो आपका पूरा हो रहा है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बनाए। भ्रष्ट मंडल किसे कहते हैं, उनकी क्या गतिविधियां होती थी, मल्लाजादा किसे कहा जाता है, नाविकों के पुत्र को कहते हैं, हलाल खुरान कौन थे, ये मुसलमान समुदाय में निम्न समझे जाने वाले समुदाय को बोला जाता है। इस तरीके से आप इसको याद करें। सदगोप और कैवर्त जो जनजातियां हैं, ये किस क्षेत्र में निवास करती थी? पूर्वी इलाके में निवास करती थी। यहां जाट और राजपूत किसानों के बारे में जो बताया गया है, जाट किसानों को राजपूत के अपेक्षा निम्न दर्जा दिया गया है। कहां से पता लगता है? हमें मारवाड़ की एक पुस्तक से पता चलता है। आगे हमें अगर जाति, मुगल साम्राज्य के दौरान पाई जाने वाली ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जातियां और ग्रामीण माहौल की चर्चा करें तो उसके अंदर इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं। इसके अंदर खेती और किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको एक्सप्लेन करें। और नीचे जाति और ग्रामीण माहौल कैसा था, कैसे किन को ऊंची जाति समझते थे, किन लोगों को वर्ग को निम्न समझते थे। अब आगे आता है फसलों की भरमार। इनमें कौन कौन सी फसलें जो हमारे इंडिया में उस समय कहीं पर एक फसल है, कहीं पर दो फसलें हैं, कहीं पर तीन फसलें हैं और कहीं पर अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर लाई गई हैं, जैसे मक्का है, टमाटर, आलू, मिर्च है, ये दूसरे क्षेत्र से, जैसे कि अफ्रीका और स्पेन के रास्ते जो मक्का हमारे इंडिया आया है और ये नई दुनिया से आया है। नई दुनिया को आप, नई दुनिया भी आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, अपने आंसर शीट में लिख सकते हो, वो गलत नहीं हो जाएगा। इसके अलावा अनानास और पपीता का भी विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें फसलों के उत्पादन में सभी तरह की चर्चा करें कि दो तरह की फसलें खास तौर पर होती थी। जिनसे कामिल किसे कहा जाता है? सर्वोत्तम प्रकार की फसलों को जिनसे कामिल कहते थे। यहां पर तिलहन की फसलों में मुख्यतः सरसों उगाते थे, दलहन की फसलों में सभी तरह की दालों का जिक्र आप कर सकते हैं। इसके अंदर जिनसे कामिल में कौन कौन सी फसलों का जिक्र किया गया? मुख्य रूप से दो फसलों का, कपास और गन्ने को उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है। ठीक है बेटा। यहां पर यह भी बता सकते हैं कि उस समय के दौरान देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी और इसमें यह भी बता सकते हैं कितने कितने टाइप की फसल किस क्षेत्र में उगाते थे। इसमें आइन नाम की पुस्तक में यह बता रखा है, आगरा में 39 टाइप की फसलें, दिल्ली के आसपास के इलाके में 43 प्रकार की पैदावार होती थी, बंगाल के अंदर 50 किस्म का चावल उगाया जाता था। ये इसकी फसलों की में पाई जाने वाली विविधता या फसलों में पाए जाने वाला जो अंतर था या क्षेत्रों में उनकी जो पैदावार की जो क्षेत्र होते थे उनके अंदर किस किस तरीके का अंतर था, उसको विवरण लिखते हुए आप इसमें लिख सकते हैं। एक तो फसलों का जैसे मौसम के आधार पर बताना, पतझड़ में, रबी में या जो वसंत ऋतु में बोई जाने वाली फसल के तौर पर,
सूखे क्षेत्र में, बंजर इलाके में एक फसल, बाकी सिंचाई जहां पे अवेलेबल है, बारिश जहां पे अवेलेबल है, 2 से 3 फसलें भी वहां पे उगाते थे। तो इसको आप रिवाइज करें प्रॉपर तरीके से। सर यस, बोलो बेटा बोलो। और ये मनसब बोलो। डिफरेंस मनसब बता दो। हाँ, किसमें? और जागीरदार। मनसबदार में। अच्छा हाँ, बेटा, और मनसबदार में ये होता है कि जागीरदार होते थे जिनके पास में बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, ठीक है बेटा। और इनकी मनसबदार एक, हाँ हाँ बेटा, वो उनकी अपनी होती थी, बहुत पहले से उन्हीं के पास वो जमीनें होती थी, बड़े बड़े जागीरदार होते थे। और उनको टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था कि आप अपने छोटे किसानों से काम कराइए, उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए। वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार के पास जमा कर देते थे, और जमींदार की हेल्प करने के लिए मुगल मुगल जो शासक होते थे उनके लिए मदद के लिए सैनिक वगैरह अवेलेबल करा देते थे। और मनसबदार एक एक पद था, सेना के अंदर एक पद दिया गया था जिसको मनसब बोला जाता है। और इसमें जात और सवार दो तरह के मनसबदार होते थे। जात और सवार, सवार होते थे घुड़सवार, और जात होता है उसके पद से अनुमान लगाया जाता था। इनकी सैलरी में भी अंतर होता था, कुछ छोटे मनसबदार होते थे जिनको कम सैलरी मिलती थी, कुछ मध्यम स्तर के होते थे जिनको बीच के लेवल की सैलरी मिलती थी, और कुछ होते थे ऊंचे मनसबदार जिनको ऊंची सैलरी मिलती थी, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब प्राधिकृत होते थे। एक हड़प्पा बोलो। सिविलाइजेशन का एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता दो। एग्जैक्ट टाइम पीरियड बेटा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यही है। आपने ये पढ़ा भी होगा, चैप्टर ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले ही पेज पे दे रखा है, वही उसका कंफर्म टाइम पीरियड है। मिडल में दे रखा है, उसमें नेट में सर्च किया तो हाँ, नेट में 3 लेवल बताते होंगे। एक बेटा पूर्ववर्ती हड़प्पा काल, एक होता है मध्यवर्ती हड़प्पा काल, एक होता है उत्तरवर्ती हड़प्पा काल। तो आपको उन चीजों पे ध्यान मत दो, अगर एग्जैक्ट पूछा जा रहा है तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और तीनों का डिवीजन अगर आपको देखना है तो फिर वो नेट का जो आपने देखा है उसको लिख दीजिए, वो सही है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अपनी पुस्तक में सिर्फ एक ही कंफर्म बता रखा है बस। ठीक है बेटा, आप अपना राइटिंग का काम भी कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए एनसीईआरटी बुक से। यू कैन लीव नाउ।